अनादि काल से मनुष्य के अंदर प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रही है। उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मनुष्य ने अनेकों आविष्कार किए और अनेकों विधाओं को जन्म दिया। ऐसी ही एक विधा है ज्योतिष, जो कि एक प्रामाणिक विज्ञान है। इसका जन्म सनातन धर्म के मूल अर्थात वेदों से है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज भी माना जाता है कि इन वेदों में संसार का समस्त ज्ञान निहित है। ये श्रुति कहलाते हैं, जिन्हें ऋषि परंपरा में एक से दूसरे ने या गुरु से शिष्यों ने सुनकर कंठस्थ किया। लेकिन वेद का जन्म किस ऋषि से हुआ, इसका कोई प्रमाण या उल्लेख नहीं है, क्योंकि वेदों को अपौरुषेय ना कि किसी व्यक्ति द्वारा रचित कहा गया है। इसका अर्थ है वेद किसी इंसान ने नहीं बनाए, वे ईश्वर द्वारा प्रकट हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ऋषियों ने इन्हें सुना, इन्हें आत्मसात किया, इनकी प्रामाणिकता और सार्थकता को अनुभव किया और शुद्ध रूप में आगे बताया। इस ज्ञान को समझाने और लागू करने के लिए ऋषियों ने शरीर के अलग अलग अंगों की ही भांति वेद के 6 भाग करके वेदांगों की व्यवस्था की। इनमें से एक है ज्योतिष, जिसे वेदों का नेत्र भी कहा जाता है। ज्योतिष का विशेष वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। वेद पुरुष ऐसा कोई पुरुष नहीं है, बट वेदों को अगर हम कल्पना करें कि उसको पुरुष जैसा दिखा तो क्या क्या उसके अंग होंगे, तो उसके लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ऐसे 6 वेदांग बताए गए हैं, जिनके थ्रू हम वेदों को जान सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को जानना है तो उसके अंगों के हिसाब से हम जानेंगे, तो वैसे ही ज्योतिष को जो है वेदों का नयन ज्योतिषा नयनम चक्षु ऐसा बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेद पुरुष के जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। अब ऐसा क्यों बोला है, तो सिंपल थिंग है कि आंखों के बिना हम देख नहीं सकते, किसी भी चीज़ को ठीक से जान नहीं सकते। तो अगर आपको वेदों को जानना है तो ज्योतिष आना ज़रूरी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ज्योतिष की जो उत्पत्ति है वो हुई ही इसलिए है कि वेदों में जो धर्म बताया गया है, हवन करना, यज्ञ करना, समय पे अगर कोई यज्ञ होता है तो उसका फल उचित प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र एक वेदांग है। वेदांग का अर्थ है सारा ज्ञान वेद में है, वेद ही ज्ञान है, वेद ही विचारणा है, वेद ही जानने हैं, फाइनल टारगेट वेद है। उसके लिए 6 हमने अंग बनाए। अंग का अर्थ होता है उपकारक। जैसे ये मेरा हाथ मेरे पर उपकार करता है, ये जो भी आंखें मेरे पर उपकार करती हैं, तो कोई भी वेद का मंत्र 6 अंगों के कारण खोला जाता है। Vedic astrology was considered to be the eyes of the Veda, in the old days. That's a big statement. They're not the eyes of the Veda. If you think about your senses, your eyes are your most powerful sense. The one thing most people would rather not be blind than anything else, So when they say that Jyotish is the eyes of the Veda, they're really saying a big compliment about Jyotish. And it is not that well known, but according to certain sources, Vedic astrology, Jyotish, this was one of the first things you were taught as a Brahmin in the old days, because it gave you the eye to see everything else better. वैदिक काल में ज्योतिष का उद्देश्य भविष्यवाणी करना नहीं था, बल्कि समय निर्धारण करना था, ताकि राजाओं, ऋषियों और नागरिकों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, विवाह या अन्य आयोजन निश्चित समय पर हों, ऋतुओं का सही ज्ञान हो और उस समय के शुभ और अशुभ मुहूर्त पर विचार किया जा सके। आजकल जो ज्योतिष प्रचलन में है, उसमें समय की गणना और सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों जैसे बाबिलोनियन, यूनानी, मिस्री आदि के ज्ञान से मिश्रित है। उसमें ताजिक ज्योतिष भी है, जिसमें वर्षफल विज्ञान आता है। इस मिश्रण से ग्रहों की गणना, राशि प्रणाली और काल निर्धारण की विधियां विकसित हुई। सच्चा ज्योतिषी उत्कृष्ट गणितज्ञ भी होता है, क्योंकि ज्योतिष ही खगोल शास्त्र है, ज्योतिष ही मनोविज्ञान है और ज्योतिष ही गूढ़ गणित का विज्ञान है। ज्योतिष ऐसी आंख जिससे हम वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों देख सकते हैं। इसलिए ज्योति का जो आँख का जो संबंध लिया है वैदिक ज्योतिष में,
वो आँख से जो रिलेशंस है उसका वो ये है अंतर्दृष्टि, और जो आपकी जो दृष्टि है उस दृष्टि के अंदर जो ज्योतिष की विद्या है या ज्योतिष का जो ज्ञान है वो जागृत अवस्था में प्राप्त कर ले। या ज्योतिष की जो नाड़ी है वो जब आपकी जागृत हो जाएगी तब आपको भूत, भविष्य और वर्तमान त्रिकाल दृष्टि जिसको हम बोलते हैं, उसको भी त्रिकाल दृष्टि बोलते हैं, तो आपको तीनों अवस्थाएं जो है वो दिखने लगेगी। और आप किसी भी जन्म कुंडली को देखेंगे तो आप उसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जान सकते हैं। इसके लिए ज्योति का जो महत्व है वो वैदिक ज्योतिष में इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। ज्योतिष का ही एक अंग है खगोल विज्ञान। हम दूरबीन को खगोल विज्ञान में क्रांति लाने वाले उपकरण के रूप में देखते हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि दूरबीन के आविष्कार से हजारों वर्ष पहले भी खगोल विज्ञान एक समृद्ध और विकसित विज्ञान था। मिस्र, सुमेरियन, चीन और भारत जैसी प्राचीन संस्कृतियों ने यूनानियों से बहुत पहले ही खगोल विज्ञान का गहरा अभ्यास किया था। वास्तव में कई प्राचीन यूनानी खगोलविदों ने अपना ज्ञान इन्हीं पूर्ववर्ती सभ्यताओं से प्राप्त किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि दूरबीन ने खगोल विज्ञान को नया आयाम दिया, लेकिन खगोल विज्ञान की नींव दूरबीन से बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। ओम अग्निवीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। मैं अग्नि की उपासना करती हूँ, बाकी उसकी विशेषताएं बताएं। ये मैंने क्यों किया? मान लो मुझे कोई सकाम कर्म करना है, और वो सकाम कर्म का अर्थ होता है मेरी इच्छा है। पहली चीज इच्छा है। मेरी इच्छा है पुत्र हो जाए, मेरी इच्छा है नौकरी लग जाए, मेरी इच्छा है बिजनेस हो जाए। फर्स्ट इच्छा कौन करेगा? मन ने इच्छा की। इच्छा करने के ऊपर हमने उसके लिए सकाम भावना से कर्म किया। कर्म है यज्ञ। अब यज्ञ जो हमने किया उसका फल कैसे मिलेगा? जिसको डायरेक्ट करना है उसी के लिए मंत्र पढ़े जाएं। मंत्र पढ़ के वैसी ही वेदी इत्यादि बनाई जाए, वैसा ही स्वर रखा जाए, लेकिन कब किया जाए, कितने बजे उठा जाए, कब तक बोला जाए, सारा फल इस पर आधारित है। प्रारंभ में वैदिक ज्योतिष केवल समय निर्धारण का विज्ञान था, लेकिन बाद में विभिन्न ऋषियों ने अपने अपने सिद्धांत जोड़कर इसे समृद्ध किया। महर्षि पराशर को वैदिक ज्योतिष का पितामह या जनक माना जाता है। महर्षि पराशर भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ के पुत्र और महाभारत के रचयिता वेद व्यास के पिता थे। उन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र की रचना की, जो आज भी ज्योतिष विद्या की रीढ़ मानी जाती है। और उनके पौत्र महर्षि जैमिनी ने जैमिनी सूत्र व मीमांसा शास्त्र लिखे। जैमिनी पद्धति आज भी एक स्वतंत्र ज्योतिष प्रणाली है। नीलकंठ ने ताजिक प्रणाली दी, जो अरब ज्योतिष से प्रभावित है और वर्षफल गणना में प्रयुक्त होती है। आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र में योगदान देते हुए सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया और गणितीय विधियों से ज्योतिष को वैज्ञानिक आधार दिया। वाराह मिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे। ज्योतिष शास्त्र ने अपने आप को 3 स्वरूपों में विभाजित किया, जिसको हम लोग सिद्धांत, संहिता और होरा के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने इसके अलावा शकुन और केरल को लेकर के 5 अंग स्वीकार किया है। कुछ लोगों ने इसमें स्वप्न विद्या को जोड़ करके 6 अंग स्वीकार किया है। और इस तरह से ब्रांच आप बढ़ाते जाएंगे तो 50, 100, हजारों भी ब्रांच हो जाएंगे और उनकी सीमा नहीं होगी। लेकिन इन सबको हम लोग समाहित करते हैं 3 खंडों में, सिद्धांत, संहिता और होरा में। तो सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत का तात्पर्य वह है कि ज्योतिष शास्त्र के जिस भी भाग में हम काल की सबसे छोटी इकाई से लेकर के और बड़ी इकाई का कैलकुलेशन करें, उनकी गणना करें, उनका ज्ञान करें कि काल शुरू कहाँ से होता है, कहाँ तक जाता है, उसके बीच की इकाइयां कौन कौन सी हैं। त्रुटि आदि प्रलयांत काल गणना, मानव प्रभेद, उनके मान कितने हैं, उनके भेद कैसे हैं। और 4 अर्थात आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि पिंड हैं वो चलते कैसे हैं, चलते हैं तो उनकी गति कैसी है, उनका पृथ्वी से कितनी उनकी दूरी है। तो इसके बारे में जानना जहां हम जानते हैं वो सिद्धांत है, वो गणित है। तो ये बीजगणित और अंक गणित, ठीक है। और प्रश्नार्थ तथा उत्तर, और इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर जिसमें समाहित हो वो। और उसके अलावा भूधिष्ठिर ग्रह संस्थित, पृथ्वी की स्थिति कैसी है,
पृथ्वी का आकार प्रकार क्या है, पृथ्वी का परिमाप क्या है, परिधि कैसी है, व्यास कैसा है, कहाँ पर कौन निवास करता है, इसका ग्रह नक्षत्रों से संबंध कैसे बनता है, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्या, नहीं प्रभावित करते हैं तो क्यों नहीं प्रभावित करते हैं प्रभावित तो कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस तरह के अनेक यंत्रों का वर्णन हमारे यहाँ आया है, जिसका प्रयोग करके समय की इकाइयां तय करते थे कि एक घड़ी बीत गई कैसे तय करेंगे। आकाश में ग्रह नक्षत्रों को देखते थे, तो सूर्य, अभी हम सूर्य को देखना है तो कैसे देखेंगे, कोई यंत्र बनाते थे और इस यंत्र से सूर्य को एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे देख लेते थे। तो इस यंत्रों का जहां पर वर्णन आता है वो सब जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो सिद्धांत है। अभी ज्योतिष का एक पार्ट है, ज्योतिष का एक खंड है, एक विभाग है, जिसको हम लोग सिद्धांत ज्योतिष और गणित ज्योतिष के नाम से जानते हैं। ज्योतिष को सरल भाषा में समझने और समझाने के लिए कुछ प्रमुख विभागों में विभक्त किया गया है। हालांकि तब भी ये बहुत आसान नहीं है। एक कठिन गणितीय प्रक्रिया है जिसे बहुत श्रम और लगन के बाद ही सीखा जा सकता है। ज्योतिष के 3 मुख्य प्रयोजन माने गए हैं: सिद्धांत, गणितीय, संहिता, सामूहिक लौकिक और होरा, भविष्य सूचक। सिद्धांत, गणित स्कंध। यह शाखा कुंडली निर्माण के लिए ग्रहों की गति, स्थिति और समय की गणना से संबंधित है। इसमें 2 मुख्य अंग हैं: गोला यानी खगोलीय गणना, गणित जिसमें ग्रहों की स्थिति का सटीक गणनात्मक निर्धारण किया जाता है, सूर्य सिद्धांत। इस गणित स्कंध का आधारभूत ग्रंथ है। यह एक प्राचीन खगोलीय ग्रंथ है जिसमें ग्रहों की गति, संवत्सर, ग्रहण तिथि, समय आदि की गणनाएं विस्तार से दी गई हैं। सूर्य सिद्धांत का ज्ञान सूर्य से माया ऋषि को प्राप्त हुआ था, ऐसा पौराणिक उल्लेख है। यह ग्रंथ हिंदू पंचांगों के निर्माण, कुंडली के गणनात्मक पक्ष और मुहूर्त निर्धारण में मूल आधार है। संहिता, सामूहिक लौकिक। यह शाखा समाज, राष्ट्र, प्राकृतिक घटनाएं जैसे मौसम परिवर्तन, आपदाएं, इन पर ग्रहों के प्रभाव को देखती है। इसका एक अंग है निमित्त, ब्रह्मांडीय संकेतों, शकुनों से सामाजिक घटनाएं पूर्वानुमान करना। होरा, भविष्य सूचक। यह शाखा व्यक्तिगत जीवन घटनाओं व भाग्य से जुड़ी होती है। होरा शब्द अहोरात्र से बना है, अर्थात दिन रात के समय से। इसमें 3 प्रमुख अंग आते हैं: जातक, जन्म कुंडली आधारित भविष्यवाणी, प्रश्न, जन्मपत्री ना हो तो प्रश्न काल, समय के आधार पर उत्तर निकालना। जैसे यदि आपके पास कुंडली नहीं भी है तो ज्योतिषाचार्य आपके क्रियमाण कर्म अर्थात वर्तमान कर्म को जानकर उस पर विचार करके और ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार उस कर्म का गणित लगाकर भी प्रश्नकर्ता का भविष्य बता सकता है। मुहूर्त, किसी कार्य के लिए शुभ समय, आरंभ चुनना। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे बहुत लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, या उनका जैसे गांव में वो नहीं नोट करते हैं कि टाइम क्या है एंड ऑल। सो जो अच्छा ज्योतिषी है, अगर उसके पास टाइम भी नहीं है बट उसके पास अगर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो वो आदमी को थोड़ा स्टडी करके कि कैसे बोलता है, कैसे इसका ये लंबा है या पतला है या मोटा है, या इसके शोल्डर्स की लेंथ क्या है, या इसके हाथ कैसे है, इसकी उंगली लंबी है या छोटी है या पतली है, वो सारा स्टडी करके भी असली ज्योतिष आपका चार्ट बना सकता है बिना कोई समय के। यानी ये मैंने बहुत बार पर्सनली देखा भी है। जब मैं 18 इयर्स का था तो मेरे पिताजी मुझे लेके गए थे कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम में एक परंपरा है नाड़ी ज्योतिष की। तो एक ऋषि अगस्त थे बहुत सालों पहले, उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा था जो फ्यूचर में बॉर्न होने वाले हैं, एंड उनके बारे में उन्होंने लिखा था, उनकी जन्मपत्री बनाई थी। तो मैंने बोला ये क्या है, मतलब ये कभी वर्क नहीं करेगा, बट मैंने बोला चलो जाके देखते हैं। एंड मुझे उस टाइम मेरी जन्मपत्री पता थी कि मेरा चार्ट क्या है, मेरा लग्न क्या है, वो मुझे बाय हार्ट था बिकॉज मैं ये सब पढ़ता था। तो हम लोग कांचीपुरम गए, ये नाड़ी शास्त्र के इसमें,
एंड वहाँ पे उन्होंने सिर्फ थंब इम्प्रेशन मांगा, आपका थंब का इम्प्रेशन एंड आपका सिलेबल, आपके पहले आपके नाम का जो पहले शब्द है उसका सिलेबल मांगा। तो मेरा जैसे स है, एंड ये बेसिस पे उनके पास वास्ट लाइब्रेरी है। तो वो लाइब्रेरी में से वो अलग अलग पत्रियां निकाल के, एंड मुझे ये क्लियरली याद है, मैं 18 साल का था, एंड अलग अलग पत्रियां लेके आए। तो उन्होंने बोला शिव सागर आपके 4 बहनें हैं और चारों बहनों का विवाह हो चुका है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला ये मेरा चार्ट नहीं है, बिकॉज मेरे 2 बहनें हैं एंड दोनों अविवाहित है जब हम लोग उधर गए थे। तो वो भी आपका उधर जाने का समय भी निर्धारित है कि वही समय पे आप उधर पहुंच जाओगे। तो फिर उन्होंने दूसरी पत्री निकाली, बोला शिव सागर आपके 4 भाई हैं। बोला ये मेरी चार्ट नहीं है। फिर ऐसे 6-7 पत्रियां निकालने के बाद फिर उन्होंने मेरी पत्री निकाली, एंड वहां पे उन्होंने बोला आप नाम है शिव सागर, आपकी 2 बहनें हैं और दोनों बहनें अविवाहित हैं जब आप इधर रीडिंग के लिए आए हो। मैंने बोला ये मेरा चार्ट है। उसने मुझे मेरा चार्ट दिखाया, एंड मेरा एग्जैक्ट चार्ट, बिकॉज मुझे बाय हार्ट है मेरा चार्ट, मेरा एग्जैक्ट चार्ट वहां पे था। जब ज्योतिषी गणनाओं या खगोलीय गणनाओं के जरिए हम दूरबीन के आविष्कार से बहुत पहले ही बहुत सारे ग्रहों की प्रमाणित दूरी, आकार, उनकी गति और उस गति से प्रकृति पे पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान कर लेते थे, और आज भी करते हैं। हमारी इन्हीं गणनाओं के जरिए हम 20 साल बाद आने वाले चंद्र और सूर्य ग्रहण की निश्चित तारीख बता देते हैं। आज ज्योतिष की जो थोड़ी विडंबना है वो इस कारण से है कि फलित ज्योतिष को थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाता है, बच्चे को बेस नहीं पता होता, फिर वो उसमें उलझ जाता है। बेस उसका मैथ्स है, 3 तने के ऊपर ज्योतिष शास्त्र खड़ा है, और 2 हिस्से बाद में ऐड किए जिसको कि प्रश्न और शकुन कहते हैं। प्रश्न इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता, कोई ऑर्फन बच्चा, उसे पता ही नहीं, तो कैसे वो जानेगा मेरे लिए क्या अच्छा होगा। तो स्पेसिफिक प्रश्न जब आपके दिमाग में आए, जितने बजे, जितने टाइम पर, जिस तारीख को जो आए, उसकी कुंडली क्रिएट की जाती है, बहुत करेक्ट उत्तर आता है। इसे प्रश्न चार्ट कहते हैं। लास्ट है शकुन। ये एक अंधविश्वास की तरह लोगों ने प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये अंधविश्वास नहीं है। ये अंधविश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आज हम अपनी पुरानी जनरेशन्स को कहाँ ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। इसका मैं अभी एग्जाम्पल देती हूँ। जब राजा दिलीप चलने लगे सुदक्षिणा के साथ, उनका कोई बच्चा नहीं था। ये राजा दिलीप हमारे राम के परदादा हैं। दिलीप का बेटा अज था, अज का बेटा दशरथ था, दशरथ का बेटा राम था। कोई पुत्र नहीं, कोई नहीं। अब वो गए वशिष्ठ के आश्रम में, कुल गुरु थे। जैसे वो निकले, एक मोर आके ऊंचा खुशी से बोलने लगा। पति पत्नी खुश हो गए कि लगता है काम बनेगा। उसके बाद आगे बढ़े तो दाईं साइड से राजा के गाय आई, बड़ी खुश थी, उसने भी आवाज निकाली। राजा ने बोला काम धर्म से बनेगा। इस तरह उसका रास्ते के अंदर आता है। कितनी चीजें उसे रास्ते में मिलती हैं। ये शुभ शकुन नेचर इंडिकेट करती है। अभी भी देखो लिखा आता है अखबार में, बड़ी तेज भूचाल आया, इसने अभी भी आया है, कुत्ते ने 4 लोगों को बचाया। उसे कैसे पता लगा? क्योंकि दे आर ऑन द अर्थ, दे कैन स्मेल, दे कैन फील द थिंग्स कि जियोलॉजिकल क्या चेंज होने वाला है। वो जल्दी इंडिकेट करते हैं। हमने यहाँ तक भी देखा। इस तरह ज्योतिष के 5 हिस्से हो गए। 5 हिस्से होने पर हमने हर चीज को हर लेवल के ऊपर काउंट करना शुरू किया। क्यों? यदि ये काल 19-20 में मेरे हाथ में आ जाए तो मैं अपना एक डायरेक्शन तय कर सकती हूँ, यानी दशा और दिशा सॉल्व कर सकती हूँ। इसलिए दशा और दिशा को देने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र।